आज रोहतक में हुई कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग सम्मेलन रैली। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे बलराज और बल्ले। जी हां, आपको बता दें, आज रोहतक के ओल्ड आईटी ग्राउंड में कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा उनका 200 फुट की माला से स्वागत किया गया। आपको बता दें, अभी तक मुख्य अतिथि का 111 फुट की माला से स्वागत किया जाता था और आज 200 फुट की माला से स्वागत करने से यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। तो वहीं आपको बता दें, बलराज और बल्ले ने आज सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों समर्थकों को लेकर रैली को सफल बनाया। बलराज और बल्ले की रैली गरिमा गार्डन से शुरू हुई, जहां पर रोहतक के विधायक बीबी बत्रा ने पहुंचकर गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद वहां से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व बलराज और बल्ले के समर्थक ओल्ड आईटी ग्राउंड में पहुंचे। आपको बता दें, इस रैली में भारी मात्रा में कार्यकर्ता पहुंचे थे तथा सभी में काफी जोश देखने को मिला। इस रैली का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग को हक दिलाना तथा उनकी कुछ मांगे पूरी करना था, जिनसे वह वंचित रह गए हैं। बलराज बल्ले ने इस सम्मेलन रैली में बहुत ही अहम भूमिका निभाई तथा सबसे ज्यादा समर्थकों के साथ रैली में पहुंचे तथा उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया तथा उनसे पिछड़ा वर्ग समाज को लेकर के कुछ बातें साझा की। इस मौके पर रैली में प्रदेश भर से विधायक और नेताजन पहुंचे थे। आपको बता दें, रोहतक से विधायक बीबी बत्रा, कलानौर से विधायक शकुंतला खटक समेत बहुत भारी मात्रा में छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक पहुंचे। आपको बता दें, बलराज और बल्ले कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं तथा कांग्रेस की काफी सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, जो समय समय पर भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा की रैलियों में दिखाई देते हैं तथा उनकी रैली सफल बनाने में इनका अहम योगदान होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों गाड़ियों में काफिले के साथ बलराज बल्ले आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लेकर के रैली स्थल पर पहुंचे तथा रैली को सफल बनाने में उन्होंने अहम योगदान दिया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं रैली के दौरान रोहतक के विधायक बीबी बत्रा तथा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। जी विधायक साहब, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, आज पिछड़ा वर्ग की जो सम्मेलन है, क्या कहना चाहिए? पिछड़ा वर्ग का एक महासम्मेलन है और पिछड़ा वर्ग का एकता का प्रतीक है। आज पिछड़ा वर्ग अपनी कांग्रेस के साथ इनका जुड़ाव है, हमेशा ही कांग्रेस के साथ जुड़ाव रहा है। आज अपनी ये मांगे रखेंगे और जिसके मुख्य अतिथि श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और जिसकी अध्यक्षता हमारे पूर्व विधायक रामनिवास गोडेला जी करेंगे। और आप वहाँ पर आइए और आपको सारा पता लग जाएगा कि वहाँ क्या जो है मुद्दे रहने वाले हैं। जो पिछड़ा वर्ग की डिमांड है उन डिमांडों का हम समर्थन करते हैं। आज संत शिरोमणि परम संत भगत सिंह जी महाराज की जयंती के इस पावन उपलक्ष्य पे हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आज ये ये जो जयंती का कार्यक्रम, सेन जयंती का कार्यक्रम एक भव्य रूप से रोहतक में मनाने का जो कार्य हुआ है और इसमें एक ओबीसी सम्मेलन के रूप से मनाने का जो कृत कार्य हुआ है, उसके लिए जो लोग सभी इसमें आयोजक थे, मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं एक का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि इस मंच में मैं ले चुका हूँ, किसी का एक का लूँगा। प्रेस के जो हमारा नोट होगा उसमें सभी आयोजकों का, क्योंकि बहुत से आयोजकों ने आज इसमें अपना अपना योगदान दिया है और हजारों की संख्या में जो लोग पहुँचे हैं, सबको हम शुभकामनाएँ और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई हम देना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी जिन में जयंती मना रहे हैं, आप कांग्रेस की तरफ से यहाँ मनाए, क्या इस पर पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति होगी? देखिए, ओबीसी समाज की बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ओबीसी समाज लगातार प्रदेश में इस सरकार के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन उन एक भी मांग पर, किसी भी मांग पर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ना तो क्रीमी लेयर की जो मांग है कि क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए और साथ में जो कृषि और जो सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस है, उसको उसमें शामिल ना किया जाए। इसी तरीके से जो क्लास 1 और क्लास 2 में है वो 15% से बढ़ाकर उसमें जो है उसको बढ़ाकर जो इनका अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उस सीमा तक पहुंचाया जाए, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाएं। उस पे भी कोई आज तक इस बीजेपी सरकार ने कोई कार्य किया नहीं। और भी जो बहुत से ऐसे फैसले हैं, जातिगत जनगणना की बात है, ये एक बहुत बड़ी मांग है ओबीसी समाज की, जातिगत जनगणना, उस पर भी भाजपा का रुख क्लियर नहीं है। इसी तरीके से 100 गज के प्लॉट की जो हमारे समय, जिसमें मूल बैकवर्ड BCA जिसको कहते हैं हरियाणा में, वो समाज इंक्लूड किया गया था बच्चों के वजीफे में, उस समाज को
इंक्लूड किया गया था, लेकिन ये इन योजनाओं को समाप्त करने का काम 100 गज के प्लॉट की बात हो, मकान की बात हो, इस सरकार ने किया। तो ये सारी मांगे ओबीसी समाज की, BCA समाज की, कुछ को वो जो बोर्ड बनाए गए थे, चाहे वो केश कला बोर्ड की बात रही हो, चाहे वो मिट्टी कला जो माटी कला बोर्ड की बात रही हो, तो ये जो सारे बोर्ड थे इनको समाप्त कर दिया गया या इनके अधिकारों को वंचित रखने का काम किया गया है। तो ये सारी मांगे हैं। अभी सरकार के पास 6 महीने कार्य क्षमता बची है कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव से पहले, तो सरकार इन मांगों को पूरा करे, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी इन सभी मांगों को हम अपने घोषणा पत्र में भी इंक्लूड करेंगे, और इन सभी मांगों के प्रति कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, इनको हम पूरा करने का हम काम करेंगे। ये लगभग दोनों सवाल एक हैं। देखिए, हर प्रदेश, हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। अभी पीछे जब पंजाब में आम आदमी जीती, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हिमाचल में आम पार्टी, हाँ हिमाचल में कांग्रेस जीती। जब हिमाचल और कर्नाटक में दोनों प्रदेशों में कांग्रेस जीती, तो उसका अर्थ नहीं था कि अभी जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, इनके अंदर जो है निश्चित तौर से 3 प्रदेशों में जितनी उम्मीद थी, जितनी आशा थी, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा। हालांकि वोट शेयर तीनों का मिलाकर कांग्रेस का और भाजपा का बराबर आया है, वोट प्रतिशत बराबर आया है, लेकिन इन 3 प्रदेशों में आशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन तेलंगाना में जो एक कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वो भी ऐतिहासिक है, क्योंकि वहाँ पे 30वें नंबर पे कांग्रेस पार्टी आ गई थी। तो तेलंगाना की जीत पे हम कांग्रेस पार्टी के वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। बाकी जगह भी तीनों प्रदेशों में अलग अलग परिस्थितियाँ रही, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, उनको हम जो है अपनी तरफ से यही बधाई देते हैं कि आपने ईमानदारी से मेहनत करी। हरियाणा की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ, हरियाणा में जो तेलंगाना में आपने देखा है, तेलंगाना जो आपने देखा है वो तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। क्योंकि हरियाणा के अंदर इस सरकार जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है, जैसे तेलंगाना की सरकार वहाँ पे लोकप्रिय हो गई थी, या हिमाचल की भाजपा की सरकार, हरियाणा में तो और भी ज़्यादा। और जिस रूप से हम लोग हरियाणा में मेहनत करें, हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, हरियाणा पे निश्चित तौर से बदलाव होगा। दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, तेलंगाना एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी। देखिए, मैंने कहा हर राज्य की अलग परिस्थिति। आपको याद होगा कि 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती थी। उसका अर्थ ये नहीं था कि उसके बाद हरियाणा का पे कोई जो हरियाणा में जो है उस समय भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति बनी। इसी रूप से अगर 2008 का देखें, 13 का देखें, 8 में यहाँ पर इन प्रदेशों में जो ये प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं, वो इन प्रदेशों में बीजेपी जीती है, आज जीती है, लेकिन 9 में कांग्रेस रिपीट होगी हरियाणा में। तो ये हर प्रदेश की, हर चुनाव की अलग परिस्थितियाँ रहती हैं। जो है मैं ज़्यादा देखो, बाकी तो आकलन का विषय रहेगा, यहाँ के किन किन की क्या जिम्मेदारियाँ थी वो अपने आकलन करेंगे। मैं राजस्थान में, हरियाणा के सटे हुए इलाके के अंदर मेरे को चुनाव प्रचार करने का मौका मिला, जो हरियाणा का शेखावटी बेल्ट कहते हैं, राजस्थान की किसान बेल्ट उसको कहा जाता है। और वहाँ शेखावटी में 35 सीटों में से 29 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। चुरू, झुंझुनू, सीकर, सारा जयपुर तक कांग्रेस पार्टी की सारी लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी की जीती हैं शेखावटी क्षेत्र के अंदर। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जिस क्षेत्र में मेरे को चुनाव प्रचार के लिए जाने का अवसर मिला, हरियाणा के साथ लगता इलाका, वहाँ कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन रहा। बाकी जगह का क्या आकलन है तो मैं उस बारे में नहीं बता सकता आपको। मैं तो वहीं बता सकता हूँ जहाँ मैं गया हूँ, मैं तो उसी के बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। मैं तो हरियाणा के साथ वाला इलाके में जाने का अवसर मिला। हरियाणा के साथ आप ये देखो, चुरू की सारी सीट, सीकर की सारी सीट, झुंझुनू की सारी सीट, हनुमानगढ़ की सारी एक को छोड़ के सारी सीट, राजगढ़ में एक जो है एक को छोड़ के जो है सारी सीट एक को छोड़ के। तो आप ये देखिए कि यहाँ इस इलाके के अंदर मैं तो वहीं का बता सकता हूँ आपको। सनातन का नारा चल रहा था, क्या वो हैवी रहा? देखिए ये मैं समझता हूँ कि जो है जहाँ तक जो कोई नारा, कोई जो सनातन की जो आप बात कह रहे हैं, वो जो है किसी एक दक्षिण की किसी पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति ने उसके टिप्पणी करी थी, और कांग्रेस पार्टी ने उस टिप्पणी की
पूर्णतः निंदा करी थी कि इस टिप्पणी का कोई लेना देना कांग्रेस पार्टी का साथ है। तो देखिए, ये मैंने कहा, हर प्रदेश की अलग परिस्थिति है। तेलंगाना में जहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पे थी, वहाँ पर क्या कारण रहा कि भाजपा तेलंगाना में जो है ना सिर्फ अब तीसरे नंबर पे आ गई, मगर कांग्रेस के प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। तो तेलंगाना के अंदर क्या कारण रहे, उससे पहले हिमाचल में क्या कारण रहे? ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये तो लीडर तभी भी थे, हिमाचल के जीत के समय भी थे, कर्नाटक के जीत के भी समय थे। हर प्रदेश की अलग परिस्थिति है, इसीलिए हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस जीती। 3 प्रदेशों में बराबर मत प्रतिशत लेकर भी कांग्रेस पार्टी को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। लेकिन जैसे मैंने कहा, हरियाणा में वो होगा जो आपने तेलंगाना में देखा, क्योंकि हरियाणा में हमने प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो अगली बार जो है बीजेपी की, प्रधानमंत्री ने कहा कि अहंकार बिहार हुई है, बीजेपी की होगी। ये सुनो, जो आपने सुना कांग्रेस की बंदर उठा गई। अच्छा, एक बात, ये पिछली बार आपका जो आपने देखो, एक बात रह गई थी, हो गया था नहीं, वो नहीं, एक बात वो नहीं, ये जो ओबीसी समाज को कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछली बार, ये जो हमारे देवेंद्र भाई हैं, इन्होंने उस बात को ठीक से तो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया लोगों के बीच में। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ, कोई बात हो हमें से पूछ लिया करो भाई। मैं जो है कोई भी बात हो उसको सही, तो कहने का मतलब आपने कोई गलत वो नहीं, आपने जो सवाल, आज मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से उसका जवाब दे दूँ, मैं उसका स्पष्ट रूप से जवाब नहीं। सुनो, जहाँ तक ओबीसी समाज है, कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन में और टिकट वितरण में उनको संपूर्ण प्रतिनिधित्व देने का कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। हरियाणा के अंदर, मैं देखो बाकी तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता विपक्ष, हम लोग मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि ओबीसी समाज को संगठन और टिकटों के अंदर पूरी भागीदारी और संपूर्ण भागीदारी मिले। ये मैं आपको आपकी बात समझिए ना, अब ये समझिए, ये सत्ता बल आज तो नहीं बोला जी, धन बल। देखिए, ये मैंने जब ये आज था, वो जहाँ तक सत्ता उसकी बात थी, लेकिन जहाँ तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात है, पिछली बार भी बहुत से साजिश, षड्यंत्र, सत्ता बल का दुरुपयोग और तंत्र बल का दुरुपयोग, मीडिया तंत्र। आज के दिन आपको पता है कि सत्ता बल भी भाजपा के पास है, मीडिया बल भी भाजपा से प्रभावित है और तंत्र बल भी इनके पास है, और धन बल भी, असीम धन बल भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हमारे पास तो जो है कुछ है, तो हमारी ईमानदारी है, मेहनत लोगों का आशीर्वाद है। और मैंने वो कहा कि इस बार जो चक्रव्यूह, ये सभी जो है हर तरह का बल का दुरुपयोग यहाँ किया जाएगा, भाजपा द्वारा चक्रव्यूह रचा जाएगा, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से और अपनी ईमानदारी और मेहनत से उस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम हम करेंगे।